नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो सभी साथियों का स्वागत है भाई। मध्य प्रदेश आबकारी की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, तो इस चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर इतनी वैल्यू प्रोवाइड करी जाएगी ना कि आपका एग्जाम तो निकलेगा। आपको इतना ज़्यादा नॉलेज भी हो जाएगा कि आपका एग्जाम के साथ साथ आपको नॉलेज भी लगेगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो क्लास देखने के बाद भी डिसाइड करना कि कमेंट क्या करना है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। भाई आबकारी में आने वाला है साइंस, और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परंतु सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन को हम डिटेल में कवर अप करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो सॉलिड हो जाए। कोई भी टॉपर ऐसे ही पढ़ता है कि ऑप्शन क्वेश्चन तो पढ़ता ही है, उसके ऑप्शन को डिटेल में पढ़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़ी आंत किस स्तनधारी प्राणी की होती है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर बात करते हैं सर इस क्वेश्चन की, हाथी है, हिरण है, घोड़ा है और व्हेल है। तो पहला ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका हिरण। क्या आंसर आ जाएगा सर? इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हिरण। एक मिनट, है ना, हाँ हिरण आ जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट आएगा। यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। देखो, ऐसे ही व्याख्या आपको मिलेगी हर क्वेश्चन के साथ। हाँ, स्तनधारी जीवों में हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती है। क्या होती है सर? हिरण की आंखें स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ी होती है। इनकी बड़ी आंखें रात में देखने की क्षमता को बढ़ाती है। हिरण की आंखों की संरचना उन्हें खतरे को जल्दी भांपने में मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रसिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। अमेरिका विश्व में CO2 उत्सर्जन में सबसे आगे है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में जो अमेरिका है वो सबसे आगे है। औद्योगिक गतिविधियां, कोयला और पेट्रोलियम के अधिक उपयोग से उत्सर्जन बढ़ता है। चीन भी CO2 उत्सर्जन में तेजी से बढ़ रहा है। चीन भी कम थोड़ी है भाई, अमेरिका पहले है तो चाइना भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? अभ्रक जो होता है आपका, वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है किस उद्योग में? तो सर ये होता है विद्युत उद्योग में। हम आंसर लगाएंगे सर बी आंसर। बढ़ेंगे सर, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे। अभ्रक क्या है? एक विद्युत का कुचालक है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि अभ्रक क्या है सर, तो ये विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है, जैसे आपका प्रेस हो गया, इनमें सब में किया जाता है। यह गर्मी को सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? सर विद्युत प्रेस, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आ जाएगा हेनरी सीले। हेनरी सीले जो थे, इन्होंने विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किया था। आप लोग अगर MP आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कहाँ आपका जो है नेटिव प्लेस है, कहाँ पर आप रहते हैं और तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हेनरी सीले ने 1882 में विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। क्या किया था सर? हेनरी सीले ने 1882 में विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। यह कपड़ों की इस्त्री करने के लिए प्रयुक्त होता है। आधुनिक प्रेस में तापमान नियंत्रण की सुविधा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो। इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर, बी ऑप्शन आएगा। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। जो प्रेशर होता है ना प्रेशर कुकर के अंदर, वो अधिक होता है, इसी वजह से जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। प्रेशर कुकर के अंदर वाष्प का दबाव बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक तापमान पर भोजन जल्दी पक जाता है। चलिए नेक्स्ट। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, अगर दाब बढ़ेगा तो जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो सर ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। जैसे ही आप याद रखना, दाब बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया। देखो, दाब बढ़ने पर पानी को उबलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्या क्वेश्चन क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है सर? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए सर कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, आप क्या लगाओगे सर? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। अगर एग्जाम में आएगा तो हम उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसको एक्शन रिएक्शन क्रिया भी कहते हैं। जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें उतना ही बल वापस देती है।
ठीक है। चलिए, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, गंधक है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। देखो, अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा गंधक। जो गंधक होता है ना सर, ये तांबे का शत्रु तत्व होता है। इसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। उसके पहले बता देते हैं, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर हम आपको ऐड करेंगे। ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहीं पर इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। और जो भी एमपी आबकारी की तैयारी कर रहा है, वहां पर सभी सूरवीर उपस्थित हैं। अगर आप भी उनमें से एक सूरवीर बनना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर मैं आपको लाइव मॉक टेस्ट कराता हूं, वहां पर मैं क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको भेजता हूं, वहां पर मैं आपको पीडीएफ देता हूं, वहां पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा। तो ये सारी चीजें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आपके पूरे तरीके से स्वेच्छा के ऊपर है, ठीक है। चलिए, तांबे का शत्रु तत्व क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आप लगाना गंधक है सर। गंधक इसका राइट आंसर आएगा। गंधक के संपर्क में आने पर तांबा काला पड़ जाता है। देखो, गंधक क्या होता है ना, वो शत्रु तत्व कहलाता है तांबा का। क्यों कहलाता है? क्योंकि गंधक के संपर्क में आने पर तांबा काला पड़ जाता है। इससे कॉपर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है सर? कॉपर सल्फाइड। क्या क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? अगर एग्जाम में आ जाए सर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बैकरल ने, रदरफोर्ड ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हेनरी बैकरल। इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। हेनरी बैकरल ने जो है यूरेनियम से निकलने वाली रेडियोधर्मी किरणों की खोज की थी। इसके बाद मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बना था? देखो, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल। अगर यहीं पर आपको पूछा जाए कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या डिटेल पढ़ने में मजा आ रहा है? तो एक लाइक इस वीडियो में कर देना अपना प्यारा सा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस? कोई नहीं। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, अवतल लेंस। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है ना सर, वो अवतल लेंस के रूप में व्यवहार करता है। तो क्या आंसर ए लगाएंगे? तो सर जी हाँ, बिल्कुल ए आंसर आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा सर? ए आंसर आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, पानी के अंदर हवा का बुलबुला प्रकाश को अवतल लेंस की तरफ परावर्तित करता है और यह प्रकाश किरणों को अपसारी बनाता है। याद रखना, पहले तो ये याद रखना कि अवतल लेंस की तरफ बिहेव करता है पानी के अंदर जो बुलबुला होता है, और ये जो होता है वो प्रकाश किरणों को अपसारी बनाता है, ठीक है। चलिए, चलो, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों होता है सर? ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, साइंस में आने वाला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर, 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप लगाना लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है सर? लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना, वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ना 11 नंबर का, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। देखो भाई, प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना, प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग के कारण छोटे तरंग दैर्ध्य वाली नीली किरणें वातावरण में अधिक फैलती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण सबसे कम विक्षेपित होती है, जिससे सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाता है ना। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, याद रखना, और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है। क्यों नाचती रहती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गेंद के घनत्व कम होने के कारण, गेंद में चुंबकीय गुण होने के कारण। देखो, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। सर क्या होता है सर? पानी का जो वेग होता है वो अधिक होने से दाब घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर करेक्ट आएगा। वेरी नाइस। चलिए, देखो यहाँ पर याद रखना, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होता है ना, तो उससे क्या होता है कि दाब जो है वो घट जाता है। यह घटना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गेंद नाचती है वो किस सिद्धांत पर नाचती है, तो ये बर्नौली का सिद्धांत है। तेज वेग से बहते पानी के कारण वहाँ दबाव कम हो जाता है, जिससे गेंद ऊपर बढ़ी रहती है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो आपको बता देते हैं इसका आंसर, फिर इसको डिटेल में बताएंगे आपको। देखो, इसका आंसर जगह 2% बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है तो द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या मान होगा? 2%। कैसे लगाया? चलो कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो भाई, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? G = GM के बटे में होता है आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आर को कम किया जाएगा, क्योंकि आर बटे में है, जी के बटे में क्या है? आर है। तो जब सर बटे में है तो आर को अगर कम करोगे तो जी बढ़ेगा, और आर को ज़्यादा करोगे तो जी घटेगा। तो इस केस में त्रिज्या 1% कम करोगे तो जी 2% बढ़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, जैसे त्रिज्या अगर आप 1% कम करोगे तो जी 2% बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्क्वायर है सर, और एक तो बटे में रहता है, तो एक दूसरे के विपरीत बिहेव करते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का भी फॉर्मूला होता है, अभी पहले इसका आंसर बताता हूँ फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 14 का आंसर आ जाएगा ए, 2% बढ़ जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा सर, तो 2% बढ़ जाएगा। कैसे आया देखो ध्यान से, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है सर t = 2 पाई √L/g। तो आवर्तकाल में लंबाई बढ़ा रहा है, लंबाई बढ़ेगा पर लंबाई क्या में है सर, रूट में है। तो लंबाई कितनी 4%, तो 4% का रूट करोगे तो 2% आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आवर्तकाल का सूत्र याद रख लेना, t = 2 पाई √L/g। यहाँ पर L की जो लंबाई है वो 4% थी, तो 4% थी परंतु रूट ऑफ में थी तो उसको 2% आंसर आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा था, यदि वह अचानक बाहें सिकोड़ ले तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा, है ना। यहाँ याद रखना ये बढ़ जाएगा। अब इसको देखेंगे, यह घटना कोणीय संवेग संरक्षण एंगुलर मोमेंटम कन्वर्जन के सिद्धांत पर आधारित है। जब व्यक्ति बाहें सिकोड़ता है तो जड़त्वीय आघूर्ण घट जाता है। याद रखना जब भी व्यक्ति क्या करेगा, बाहें सिकोड़ेगा अपनी, तो उसका जड़त्वीय जो आघूर्ण है मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, जिससे कोणीय वेग बढ़ता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव किसके कारण होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दैनिक जीवन पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है सर अनुनाद के कारण। क्या है सर इसका आंसर, अनुनाद के कारण, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है। वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा किसी द्रव के प्रवाह की दर। मान लीजिए कोई द्रव है, उसके प्रवाह की दर को हमको मापना है तो वेंचुरीमीटर के माध्यम से हम मापेंगे। ठीक है, देखो वेंचुरीमीटर द्रव्यों के प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। आपको एग्जाम में बन सकता है कि वेंचुरी जो मीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो आप लगाना सर बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा। देखो भाई याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। सर क्या होता है ना सर, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। चलो कॉन्सेप्ट पूरा देखते हैं। 11.2 किलोमीटर सेकंड को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, है ना। और उसी वेग से अगर आप किसी चीज को पृथ्वी से बाहर फेंक दोगे तो वो वापस नहीं आएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे। तो देखो 19 की बात करते हैं सर, आंसर आ जाएगा सी, चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। जहाँ पर पलायन वेग बहुत अच्छा रहता है वहाँ पर वायुमंडल होने की संभावना रहती है, जैसे पृथ्वी, और चंद्रमा पर पलायन वेग बहुत कम है, इसी वजह से वहाँ पर जो है क्या होता है, वायुमंडल नहीं है। 20 देखो, अच्छा ये क्वेश्चन भी देख लो यार, आपको ना पता होना चाहिए, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो पता होना चाहिए आपको। कितना होता है सर, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है ना। क्या होता है सर, जो चंद्रमा का पलायन वेग होता है कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि धरती का कितना होता है 11.2, चंद्रमा का पूछेगा 2.38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव्यमान परिवर्तित किए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए, यदि द्रव्यमान परिवर्तन किए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ की आधी रह जाए तो दिन कितने अवधि का होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक भी बताएंगे। देखो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन कि 12 घंटे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का संबंध कोणीय संवेग संरक्षण से है। किससे सर, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो कोणीय संवेग संरक्षण से संबंधित होती है। यदि त्रिज्या आधी हो जाए तो घूर्णन गति बढ़ जाएगी, है ना। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो क्या होगा, घूर्णन गति बढ़ जाएगी, जिससे दिन की अवधि घटकर 12 घंटे रह जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अभी इतने ही क्वेश्चन मैंने कराया हूँ, यहाँ पर बहुत सारी क्लास होने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, MP आबकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज करिए व्हाट्सअप में, सर मेरे को ग्रुप ज्वाइन होना है करके, आपको ज्वाइन कर देंगे। ऐसी ही PDF वहाँ पर मिलेगी MCQ के साथ डिटेल। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, 8827419259 मेरा नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।